नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी9 भारतवर्ष। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। मेरे साथ हैं समीर, विपिन, सुमेरा और प्रतिमा। 5 बजे के बुलेटिन की शुरुआत हम करते हैं इस वक्त की दर्दनाक खबर के साथ। कुवैत में आग लगने से 40 भारतीयों की जान चली गई है। आग लगने से 30 भारतीय झुलसे हैं। मंगाफ के लेबर कैंप की बिल्डिंग में ये आग लगी है। सभी घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। ये तस्वीरें सामने आ गई हैं, कुवैत की तस्वीरें। आग लगने से 30 भारतीय इस आग में झुलस गए हैं और आग के शोले अभी भी लगातार वहां पर इस बिल्डिंग में धधक रहे हैं और बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। कुवैत में आग लगने से जो संख्या है वो 40 हो गई है। 40 भारतीयों की जान चली गई है। आग लगने से 30 भारतीय झुलस गए हैं। 90 भारतीयों का रेस्क्यू किया गया है। दूतावास की तरफ से जानकारी शेयर की गई है। और कुवैत में हुए इस भयानक हादसे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी दुख जताया है। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की उन्होंने कामना की। कुवैत में भारतीय दूतावास हर संभव मदद करेगा, ये भरोसा भी विदेश मंत्री की तरफ से दिलाया गया। और इसी से जुड़ी हुई अगली बड़ी खबर, कुवैत में भारतीय राजदूत घटनास्थल पर पहुंचे हैं और मौके का मुआयना किया है। इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। भारतीयों की जानकारी के लिए एक विशेष नंबर जारी किया गया है, +965 655 05236। ये नंबर जारी किया गया। अस्पताल जाकर घायलों से भी भारतीय राजदूत ने मुलाकात की है और उनका हाल जाना है। और ये 3 तस्वीरें आपके सामने, कैसे उस बिल्डिंग में आग लगी जहां पर ये तमाम भारतीय रहते थे और दूतावास की तरफ से किस तरह से ये हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया और वहां के राजदूत पल पल की जानकारी ले रहे हैं और पूरे घटनास्थल पर पहुंचकर नजर बनाए हुए हैं और घायलों का हालचाल जानने के लिए वो अस्पताल भी पहुंचे हैं। और इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मनीष झा जुड़ गए हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। मनीष, क्या और जानकारी मिल रही है घायलों के बारे में, क्योंकि बड़ी संख्या में घायल भी हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है और भारतीय सरकार अपनी तरफ से कह रही है कि हर संभव मदद की जाएगी। बिल्कुल, देखिए, कुवैत के अल अदनान हॉस्पिटल में 21 भारतीय, अल फरवानिया हॉस्पिटल में 6 लोग, एक अमीरी हॉस्पिटल में है, 11 कुवैत के मुबारक हॉस्पिटल में और 4 जाबेर हॉस्पिटल में है। इस तरह के कुछ नंबर्स हैं जो अब तक सामने आए हैं। यानी कि कुवैत के मंगाफ इलाके में जो इंडियन लेबर कैंप में आग लगी है और इसमें से अभी तक 40 से अधिक लोगों के मारे जाने की बात आ रही है और अलग अलग अस्पतालों में 50 से अधिक भारतीयों के भर्ती होने की बात है। इसके अलावा ये भी मैं बता दूं कि इस दर्दनाक हादसे में ये संख्या और अधिक बढ़ सकती है, क्योंकि अभी फिलहाल जहां आग लगी थी वहां से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं। वहां से ज्यादातर लोगों को लाया जा रहा है, लेकिन उसमें से बहुत सारे लोगों को जब अस्पताल लाया जाता है तो या तो वो रास्ते में उनकी मृत्यु हो जा रही है या फिर वो गंभीर हालत में है। तो वैसी स्थिति में डॉक्टर की कोशिश है उनको बचाया जाए, लेकिन अभी कहना कुछ मुश्किल है। कमोबेश देखा जाए तो हालात इतने खराब हैं, लेकिन एम्बेसी की तरफ से खुद इंडियन एम्बेसडर जो हैं वो अस्पताल में है, इस वक्त मौजूद हैं। जो घायल हैं उनसे मिल रहे हैं, उनको तमाम तरह की मदद का भरोसा भी दे रहे हैं। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी कहा है कि सरकार इस मामले में हर संभव मदद करेगी। तो कुल मिलाकर ये एक ऐसा दर्दनाक हादसा है जिसने पूरे भारत को हिलाकर रख दिया है, क्योंकि कुवैत में अगर आप देखें तो लाखों की संख्या में भारतीय लोग काम करने जाते हैं। ज्यादातर लोग कैंप में, लेबर कैंप में अलग अलग जगह पर रहते हैं और इकट्ठे बहुत सारे रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में एग्जैक्ट नंबर कितने हैं उसको हासिल करना मुझे लगता है थोड़ा सा वक्त अभी और लगेगा। और मनीष, तस्वीरें भी हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कितना भीषण ये अग्निकांड है जिसको लेकर जानकारी मिल रही है कि 30 से ज्यादा भारतीय झुलसे हैं, कईयों की मौत भी हो गई है। मनीष, आग किस वजह से लगी, इसको लेकर कोई जानकारी अब तक सामने आई है क्या? देखिए, अभी तक जो बताया जा रहा है उसके मुताबिक लगता है कि ये कोई दुर्घटना, हादसा रहा होगा। हो सकता है शॉर्ट सर्किट या कोई और वजह होगी जिसको अथॉरिटी अभी फिलहाल इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। अभी जो वहां पर स्थानीय अधिकारी हैं उनका फोकस है कि आग को बुझाने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो लोग हैं उनको रेस्क्यू कराया जाए, उनको अस्पताल पहुंचाया जाए, उन्हें इलाज दी जाए। निश्चित तौर पर हादसा बहुत बड़ा है और इसीलिए अथॉरिटी भी इस मामले में एग्जैक्ट नंबर बताने से या फिर उसके रीजन बताने से परहेज कर रही है।
मुझे लगता है कि आने वाले कुछ घंटों में ये सब कुछ साफ हो पाएगा। लेकिन भारत सरकार फिलहाल अभी कुवैत सरकार के संपर्क में है, लोकल अथॉरिटीज़ के संपर्क में है, उनको तमाम तरह की मदद की बात कही जा रही है। भारतीय दूतावास के खुद एम्बेसडर और दूसरे अधिकारी अलग अलग अस्पतालों में भी मौजूद हैं। अभी ऐसे हालात में ये भी जानना कि जो लोग मारे गए हैं वो कौन थे, भारत के किन इलाकों से थे और उनमें से क्या सभी लोग एक ही इलाके से थे या अलग अलग इलाके से थे, ये सब डिटेल आने वाले समय में पता चलेगा। क्योंकि मामला आग की वजह से है, भीषण आग लगी है, बहुत बार तो इनकी पहचान होना, इनका डॉक्यूमेंटेशन को रिसीव करना भी हमारे चुनौती सहयोगी होगी। मनीष झा इस पर डिटेल्स दे रहे थे। शिंदे के बयान के समर्थन में एनसीपी गुट है और इस वक्त ये अहम जानकारी सामने आ रही है। 400 सीट का नारा देने की वजह से हारे हैं। उमेश पाटिल ने बयान दिया है। विपक्ष ने 400 पार के नारे का दुष्प्रचार किया। उन्होंने कहा संविधान बदलने के लिए 400 सीट का दुष्प्रचार किया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी के जो उन्होंने बयान दिया है उससे बिल्कुल राष्ट्रवादी कांग्रेस भी पार्टी भी सहमत है। हमारे वर्धापन दिन के जो समारोह में प्रफुल्ल पटेल साहब, हमारे अध्यक्ष साहब और बहुत जनों ने इस बारे में जिक्र किया कि एक्चुअल में परिस्थिति वैसी नहीं थी, वो इंटेंशन नहीं था, लेकिन उसी चीज़ को कोई भी पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हमारी आनी चाहिए। अब अगर हम विधानसभा में अब की बार 200 पार ऐसा अगर हम घोषणा देते हैं तो उसका कोई अलग से मतलब निकाल के उसके संविधान को अगर उसको जोड़ने का कोशिश करेगा तो उससे कंफ्यूजन पैदा हो सकता है और वो कंफ्यूजन क्रिएट करने में और हमारे विशेषकर हमारे दलित बांधवों के मन में, अल्पसंख्यक बांधवों के मन में संविधान के प्रति संभ्रमावस्था निर्माण करने में उनको यश मिला और इसी वजह से थोड़ी अड़चन हो गई। ये उन्होंने जो कहा बिल्कुल सही। 400 पार की जो हमारी खबर थी उसको लेकर के विपक्षी दलों ने उसे संविधान परिवर्तन से जोड़ करके चुनाव में उसका दुरुपयोग किया। दरअसल इससे पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा था कि 400 पार के नारे से एनडीए को इस बार नुकसान हुआ। उनके मुताबिक इस नारे के बाद लोगों के मन में संविधान बदलने और आरक्षण खत्म करने जैसी आशंका पैदा हुई। पिछले 10 साल में जो मोदी जी ने काम किया, मोदी जी अभी तीसरी बार 10 साल में जो काम किया मोदी जी ने, हमने देखा है कि इतने निर्णय उन्होंने लिए कि पिछले 50-60 सालों में निर्णय नहीं हुए थे, उतने निर्णय 10 साल में हुए। लेकिन क्या हुआ, इसके अंदर कुछ फॉल्स नैरेटिव सेट करने की वजह से ये कुछ जगह पर हमें नुकसान हुआ है। महाराष्ट्र में भी नुकसान हुआ है। संविधान बदलेंगे, ये होगा, रिजर्वेशन जाएगा, फलाना होगा, कुछ भी नहीं होने वाला था। लेकिन 400 पार वाला आंकड़ा जो है उसके वजह से लोगों के दिमाग में एकदम ऐसी बात हो गई कि ये सब आगे जाके कुछ गड़बड़ होगी। लेकिन मोदी जी को देश की सेवा करने वाले हैं। मोदी जी ने अपना जीवन जो देश को समर्पित किया है और 10 साल में एक भी छुट्टी नहीं लेने वाला प्रधानमंत्री कौन है? तो उनका नाम नरेंद्र मोदी जी है। और आपको सीधे लिए चलते हैं ओडिशा, जहां पर मोहन चरण मांझी अब ओडिशा के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने जा रहे हैं और इस मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मंच पर मौजूद है। सीधी तस्वीरें भुवनेश्वर से लाइव है और आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में जो स्थानीय जनता है शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करने के लिए पहुंची हुई है। तमाम बड़े नेता इस मौके पर मंच पर मौजूद है। आप मंच पर उपस्थिति आप देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपको नजर आ रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं और जिन मंत्रियों को भी शपथ लेना है वो भी मंच पर इस वक्त नजर आ रहे हैं। 24 साल बाद ऐसा हुआ है जब बीजेपी पहली बार ओडिशा में सरकार बनाने जा रही है और इस बार के विधानसभा चुनाव में जनादेश जो मिला वो बीजेपी के पक्ष में मिला, जिसके बाद यह तय हुआ कि मोहन चरण मांझी अगले मुख्यमंत्री होंगे और आज उनका शपथ ग्रहण समारोह। क्योंझर से 4 बार के विधायक रहे हैं मोहन चरण मांझी और आज बतौर मुख्यमंत्री वो ओडिशा में शपथ लेने जा रहे हैं। और आनंद प्रकाश पांडे हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ओडिशा में मोहन मांझी बतौर मुख्यमंत्री शपथ लेने जा रहे हैं। आनंद, क्या खास बातें हैं? और एक खास बात इस तस्वीर में तो नजर आ रही है,
और ये हमने आंध्र प्रदेश में भी देखा चंद्रबाबू नायडू के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान भी कि एनडीए के तमाम घटक दलों का भी रिप्रेजेंटेशन रहा। ऐसा ही कुछ ओडिशा में भी नजर आ रहा है। तमाम जो एनडीए के सहयोगी हैं वो इस शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद है और जैसा कि आपने बताया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह समेत तमाम जो बीजेपी के भी बड़े नेता है वहां पर मौजूद है। और हरिचरण मांझी जो है ये 52 साल के हैं, उनके साथ 2 मुख्यमंत्री भी शपथ ले रहे हैं। तो ये बीजेपी के लिए एक बहुत ही बड़ा मौका है, ऐतिहासिक मौका है। और जिस तरह से 24 साल बाद एक मौका मिला है बीजेपी को वहां पे सत्ता में आने का, और ऐसे में जो जिम्मेदारियां बीजेपी के सामने है, और यही वजह है कि तमाम इन जिम्मेदारियों को देखते हुए ही बीजेपी ने मोहन चरण मांझी जो है इनका चुनाव किया था। मोहन चरण मांझी सरपंच, सोचिए सरपंच से इन्होंने सीएम तक का सफर तय किया है। और जब ये पहली बार विधायक बने थे तब ये जनता के बीच में जब काम करते थे और जब मौका मिलता था तो सोने की जगह नहीं मिलती तो सड़क पे सो जाते थे या जनता के किसी आदिवासी घर पे सो जाते थे। तो इसके चुनाव में भी बीजेपी ने मैसेज देने की कोशिश की है कि हमने एक ऐसे ट्राइबल नेता को वहाँ पे सीएम चुना है जो कि जनता के बीच के है, जनता के जिन्होंने काम किया है, सरपंच से लेकर वो 3 बार विधायक द्वारा प्रतिष्ठित भारतर संविधान प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखी भारतर सार्वभौमत्व और अखंडता रक्षा करी ओडिशा राज्यर मुख्यमंत्री रूपे मोर कर्तव्य श्रद्धा और शुद्ध अंतरकरण रे निर्वाह करी एवं बिना भय बा पक्षपात रे बिना अनुराग बा देश रे सबु प्रकार लोकंक प्रति संविधान और विधि अनुसार न्याय प्रदान करी। मु श्री मोहन चरण माझी ईश्वरंक नाम रे शपथ करुअछि जे जो विषय राज्यर मुख्यमंत्री रूपे मोर विचार को अणाजिब बा मते ज्ञात हब ताहाकू एपरी मुख्यमंत्री रूपे मोर कर्तव्यर समुचित निर्वाह निमित्त जेपरी आवश्यक हब तत् भिन्न प्रत्यक्ष बा परोक्ष भावे कौनसी व्यक्ति बा व्यक्ति माननकु जणाइबी नहीं बा प्रकट करिबी नहीं। धन्यवाद। तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको शपथ ग्रहण की। ओडिशा में बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा और अहम दिन है क्योंकि पहली बार बीजेपी की सरकार यहां पर बन रही है। बीजेपी की तरफ से मोहन मांझी मुख्यमंत्री होंगे और 2 उप मुख्यमंत्री, इसके अलावा 13 मंत्री उनके साथ शपथ लेने वाले हैं। आज मोहन मांझी शपथ ग्रहण उनका पूरा हो चुका है और इसके बाद 2 डिप्टी सीएम और 13 मंत्री भी शपथ लेने वाले हैं। बीजेपी की तरफ से बीजेपी के तमाम और मुख्यमंत्रियों को भी निमंत्रण दिया गया था, वो भी सब यहां पर पहुंचे। तो बीजेपी की तरफ से अपनी ताकत, बीजेपी के जो सहयोगी हैं उनको भी बुलाने की कोशिश यहां पर की गई। ओडिशा में एक बड़ा संदेश। आनंद, नवीन पटनायक से भी मुलाकात की थी और उन्हें भी न्योता दिया था शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए मोहन मांझी ने, क्या वो पहुंचे हैं? जैसे ही इनको आज सुबह शपथ लेनी थी उसके पहले नवीन पटनायक के पास पहुंचे थे, उनसे मुलाकात की थी उन्होंने और उनको भी न्योता दिया उन्होंने वहाँ पे शामिल होने के लिए। और जो उनके साथ मुलाकात हुई ये बताया जा रहा है कि चूंकि इतने साल लगभग 2 दशक से ज्यादा नवीन पटनायक वहाँ के सीएम रहे हैं तो उनसे उन्होंने फीडबैक भी लिया, उनसे सीखने की कोशिश भी की और उनके अनुभव को भी उन्होंने समझने की कोशिश की। और हम आपको ये भी बता रहे थे कि जो मोहन चरण मांझी है ये एक वॉचमैन के बेटे हैं, तो ऐसे में आप समझ सकती है कि खुद ये किस पृष्ठभूमि से है। तो ऐसे में इनको जहाँ से मौका मिलता है, जिससे मौका मिलता है उससे सलाह लेते हैं, उसके अनुभव से लाभ लेने की कोशिश करते हैं। और ऐसे में बीजेपी को उम्मीद है कि जो उसे मौका विधि द्वारा प्रतिष्ठित भारतर संविधान प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखी भारतर सार्वभौमत्व अखंडता रक्षा करी ओडिशा राज्यर उप मुख्यमंत्री रूपे मोर कर्तव्य श्रद्धा और शुद्ध अंतकरण रे निर्वाह करी एवं बिना भय व पक्षपात रे बिना अनुराग व द्वेष रे सबु प्रकार लोकों प्रति संविधान और विधि अनुसार न्याय करी। मो कनकवर्धन सिंहदेव ईश्वर ना रे शपथ करुछि जे
जो विषय राज्यर उपमुख्यमंत्री रूपे मोर विचार को अणाजिब बा मते ज्ञात हेबो ताहाकू एपरी मंत्री रूपे मोर कर्तव्यर समुचित निर्भय निमित्त जेपरी आवश्यक हेबो तथ प्रत्यक्ष व परोक्ष भावे कौन सी व्यक्ति मान को जनैबी नहीं बा प्रकट करी नहीं। तो तस्वीरों में आपको नजर आ रहे थे कनक वर्धन सिंह देव, जिन्होंने उप मुख्यमंत्री के तौर पर पद एवं गोपनीयता की शपथ ली है। इससे पहले मोहन मांझी ने मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है। तस्वीरों में आपको नजर आ रहा है। बता दें, कनक वर्धन सिंह देव की जहां तक बात है, ओबीसी समाज के नेता है, शाही परिवार से इनका नाता है और पश्चिमी उड़ीसा में असर है। तो हर लिहाज से सोच समझकर इन तमाम चेहरों को जो है इस बार राज्य की राजनीति का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है। मोहन मांझी को आप देख रहे हैं, कनक वर्धन सिंह देव ने शपथ ले ली है। और आनंद, जैसा कि हम बात कर रहे थे, बात मोहन मांझी की किया जाए तो बड़ा आदिवासी चेहरा है, संथाल समुदाय से आते हैं और संघ और संगठन से उनका जिस तरीके का जुड़ाव रहा है, माना जा रहा है बहुत महत्वपूर्ण है इनका चयन भी। बिल्कुल, और साथ ही साथ हम कनक वर्धन सिंह की बात करें तो इनका चयन भी बीजेपी ने सोच समझ के किया है। इनके साथ भी एक प्रशासनिक अनुभव लंबा सार्वभौमत्व और अखंडता रक्षा करी ओडिशा राज्यर उप मुख्यमंत्री रूपे मोर कर्तव्य श्रद्धा और शुद्ध अंतकरण रे निर्वाह करी एवं बिना भय बा पक्षपात रे बिना अनुराग बा देश रे सबु प्रकार लोकंक प्रति संविधान और विधि अनुसार न्याय करी। श्रीमती प्रभाती परिड़ा ईश्वरंक नाम रे शपथ करुअछि जे जेउ विषय राज्यर उपमुख्यमंत्री रूपे मोर विचार को अणाजिब बा मोते ज्ञात हेबो ताहाकू एपरी उपमुख्यमंत्री रूपे मोर कर्तव्यर समुचित निर्वाह निमित्त जेपरी आवश्यक हेबो तत् भिन्न प्रत्यक्ष बा परोक्ष भावे कौनसी व्यक्ति बा व्यक्ति मानकू जणाइबी नाही बा प्रकट करिबी नाही। प्रभाती परिदा उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेती हुई पहली बार विधायक का चुनाव लड़ा, जीता और ओडिशा में महिला विंग की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। तो देखिए, ये 3 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। मोहन मांझी मुख्यमंत्री पद की उन्होंने शपथ ली और उसके बाद डिप्टी सीएम केवी सिंह देव जिनकी शपथ की तस्वीरें, और तीसरी तस्वीर अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको दिखाई प्रभाती परिदा की, जिन्होंने नीमापाड़ा से पहली बार विधायक का चुनाव लड़ा। और अब देखिए, मंत्री पद की भी शपथ का सिलसिला जारी है। ओडिशा राज्यर मंत्री रूपे मोर कर्तव्य। और बीजेपी के 400 पार के नारे पर सीएम और अजीत पवार गुट के सवाल उठने पर अब कांग्रेस ने भी तंज कसा है। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा है, आइए आपको सुनवा देते हैं। कांग्रेस के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले हमारे साथ में हैं। नाना, एक बयान आया है जिसमें खुद शिंदे सीएम ये बात कह रहे हैं, अजीत पवार गुट भी ये कह रहा है कि 400 पार का नारा बीजेपी के लिए बड़ा सेटबैक साबित हुआ। क्या वाकई लगता है कि 400 पार का नारा बीजेपी ने गलत दिया था? देखो, ये महायुति में महाभारत शुरू हो चुका है, ये चुनाव की प्रक्रिया में भी शुरू हुआ है। उसके परिणाम है आखिरी राज्य और देश को लूटने का काम, सत्ता के आधार पर मुट्ठी भर लोगों को फायदा देना, किसानों को और गरीबों को लूटना, यही बीजेपी का काम रहा है। महाराष्ट्र की सरकार भी, वो भी भ्रष्टाचारी सरकार है, उसी का परिणाम है। और आज वो सत्ता के बाहर जाने के कगार पे खड़े हो चुके हैं। इसलिए वो 4 से पार और ये सब इसकी चिंता नहीं करे। अब यही सत्ता के बाहर महाराष्ट्र की महायुति की सरकार, ये अब माहौल महाराष्ट्र में शुरू हो गया। और देखिए, 400 पार वाले नारे पर संजय राउत का बयान, बीजेपी को शिंदे अजीत पवार की वजह से नुकसान हुआ। एकनाथ शिंदे पैसे और पुलिस के दम पर 7 सीटें जीते हैं। क्या बीजेपी कहेगी कि 400 का नारा गलत था? मैं महाराष्ट्र की बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी का महाराष्ट्र में जो नुकसान हुआ है वो अजीत पवार और शिंदे की वजह से हुआ। शिंदे को 7 सीटें मिली है पैसे की ताकत पर, पुलिस की ताकत पर,
लेकिन असली नुकसान तो बीजेपी का शिंदे और अजित पवार का जो निर्णय हुआ है पार्टी तोड़ने का हमारा, उसकी वजह से हुआ है। 400 पार का नारा है, मोदी ने दिया था ना, तो मोदी जी को जाकर बोलिए अपने गलती की हिम्मत है, बोलिए मोदी जी को, मोदी जी आपने 400 पार का नारा दिया लेकिन आप 200 पार भी नहीं पार कर सकते। Before the election, you saw BJP leaders saying we will tear up the constitution, we will throw the constitution away, we will change the constitution. Arrogance of power. After the election, you saw the Prime Minister doing this to the constitution. और सीएम शिंदे के बयान के बाद अब बीजेपी नेता राम कदम ने भी अपना जवाब दिया है। विपक्ष के भ्रम फैलाने से नहीं हो पाया 400 के पार, ये कहा है राम कदम ने। चुनाव में लक्ष्य रखना पार्टी का काम है, जो पार्टी ने किया, और विपक्ष ने चुनाव में जनता को बरगलाया, संविधान बदलने का भ्रम फैलाया, जिसकी वजह से 400 पार का नारा सफल नहीं हो पाया। लोकसभा के चुनाव में जो 400 पार का नारा था, बेशक 400 पार हो जाते, पर विपक्ष ने लोगों के मन में संविधान बदलेंगे इस विषय में भ्रम फैलाया, झूठी बातें लोगों के मन में डाली। कई सारे कारण हो सकते हैं, पर कोई भी चुनाव में एक कर्मठ कार्यकर्ता के नाते जो लक्ष्य है, लक्ष्य बड़ा होना चाहिए। तो हमने लक्ष्य रखा था और वह लक्ष्य लगभग पूरा भी हो जाता, पर दुर्भाग्य से विपक्ष ने लोगों को भ्रमित करने का दुष्कर्म किया। यूपी चुनाव को लेकर अखिलेश यादव का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने अगले विधानसभा चुनाव में 300 विधायकों के साथ सरकार बनाने का दावा किया है। यूपी में अच्छे प्रदर्शन के बाद अखिलेश यादव सफाई में पार्टी कार्यकर्ताओं से मिल रहे थे। उसी दौरान उन्होंने 2027 का टारगेट सेट कर दिया है। पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी का अगला लक्ष्य 2027 का यूपी विधानसभा चुनाव है। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से अभी से 2027 की तैयारी में जुट जाने के लिए कहा है। उन्होंने 300 विधायकों के साथ यूपी में सरकार बनाने का दावा किया है। लोकसभा चुनाव में यूपी की 37 सीटों पर समाजवादी पार्टी को जीत मिली है। चुनाव में बड़ी जीत के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं का जोश हाई है। अखिलेश यादव चाहते हैं कि पार्टी कार्यकर्ताओं का ये जोश 2027 तक हाई रहे। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि यूपी में हार से बीजेपी निराश है और 2027 में सरकार नहीं बच पाएगी। ये पहली बार हारे, इसी में उनका चेहरा उतर गया। बताओ हम लोग तो कितना हारे, लेकिन उसके बाद भी निराश नहीं हो। ये तो एक ही हार में बिल्कुल निराश हो गए। तो इसका मतलब ये है कि 27 ये बचा नहीं पाएंगे। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश सरकार के रिपोर्ट कार्ड पर सवाल उठाया। आखिर इस रिपोर्ट कार्ड में ऐसा क्या है जिससे कांग्रेस को ऐतराज है? देखिए इस रिपोर्ट में। अपनी 6 महीने की रिपोर्ट कार्ड में मध्य प्रदेश सरकार ने बताया कि केन बेतवा लिंक के जरिए नदी जोड़ो अभियान के लिए जमीन विवाद खत्म हो गया। सीएम मोहन यादव ने बताया कि एमपी और राजस्थान के बीच पार्वती काली सिंध चंबल प्रोजेक्ट का विवाद भी सुलझा लिया गया। लेकिन कांग्रेस ने रिपोर्ट कार्ड में धार्मिक आयोजन को उपलब्धि बताने पर सवाल उठाए और कहा कि सरकार ने जन सरोकार से जुड़ा कोई काम नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी लड्डू बांटने को उपलब्धि बता रही है। भारतीय जनता पार्टी साज सज्जा कराने को उपलब्धि बता रही है। उससे लगता है भारतीय जनता पार्टी को जनता की कोई चिंता नहीं है। आइए अब आपको बताते हैं आखिर कांग्रेस ने रिपोर्ट कार्ड को लेकर ऐतराज क्यों जताया है। इस रिपोर्ट कार्ड में सरकार ने बताया कि उज्जैन से 5 लाख लड्डू अयोध्या भेजे गए। जिलों में प्रभात फेरी, कलश यात्रा भी निकाली गई। मंदिरों, पवित्र नदियों में दीपदान किया गया। अयोध्या जाने वाले श्रद्धालुओं का जगह जगह स्वागत हुआ। 28 जगहों पर श्री रामचरित लीला समारोह भी आयोजित किए गए। पीएम मोदी लगातार 5वीं बार G7 के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। भारत 11वीं बार G7 के शिखर सम्मेलन में शामिल होगा। पीएम कल इटली जाएंगे। इटली के प्रधानमंत्री के निमंत्रण पर G7 के 50वें शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री मोदी कल इटली रवाना होंगे। G7 का वार्षिक शिखर सम्मेलन 13 से 15 जून तक इटली के अपुलिया में होगा। पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल का यह पहला विदेश दौरा होगा। पीएम मोदी 14 जून को सम्मेलन में शामिल होंगे। The visit assumes a significance as this will be Honorable Prime Minister's first overseas travel after resuming office in his 3rd consecutive term.
it will also afford him an opportunity to engage with other world leaders present at the G7 summit on issues of importance to India as also to the global south. G7 सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों और इटली के पीएम मेलोनी सहित दुनिया के 7 सबसे धनी देशों के राष्ट्राध्यक्ष हिस्सा लेंगे, जिनसे पीएम मोदी की मुलाकात होगी। G7 सम्मेलन में यूक्रेन युद्ध, मध्य पूर्व के हालात के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऊर्जा और अफ्रीका प्रमुख मुद्दे होंगे। और रेलवे के साथ सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की बागडोर संभालने वाले केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के परिवार के लोगों से TV9 भारतवर्ष ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है। सुनिए रेल मंत्री के माता पिता को अपने बेटे से इस बार क्या उम्मीद है। कैसी खुशी है सर आपको? हमें इस बात का बहुत खुशी भी है और साथ में खुशी के साथ में एक कर्तव्य बोध भी है कि अगर इसको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी हुई है तो ये जो भी काम करे भारत के हित में करे, देश के हित में करे, जनता के हित में करे और इसमें अपना खुद का कोई स्वार्थ नहीं देखे और राष्ट्रभक्ति को छोड़ करके राजा भक्ति कभी नहीं करे। राजा देश में आते रहते हैं, जाते रहते हैं, सरकारें देश में आती रहती है, बनती रहती है, लेकिन देश जो है ना वो हमेशा चलता है इकाई के रूप में। किस तरह की खुशी है मैम आपको? दो मंत्रालय मिले हैं, कैबिनेट में दूसरी बार शपथ ली है अश्विनी जी। बहुत अच्छा लगा, दूसरी बार मिली हो तो बहुत खुशी की बात है बेटा। बस मैं तो 8वीं बार दे रही हूँ और 1.5 शुभकामना। बस इसी बारे में प्रार्थना है हमारा बेटा रहे बस। ठीक है बेटा। मिलते हैं तब किस तरह की बात होती है अश्विनी जी, क्या कुछ कहते हैं? मिलना तो थोड़ा को टाइम लगी है, अभी तक तो बात फोन में इस बात पे है बस। और कठुआ एनकाउंटर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। सुरक्षा बलों ने दोनों आतंकियों को मार गिराया है। सुरक्षा बलों ने कल एनकाउंटर में एक आतंकी को मार गिराया था। आज दूसरा आतंकी भी मुठभेड़ में मारा गया। मारे गए आतंकियों से पाकिस्तानी सामान बरामद हुआ है। आतंकियों के बैकपैक से AK-47 की मैगजीन बरामद हुई है। 75 जिंदा कारतूस और 3 ग्रेनेड मिले हैं। पाकिस्तान में बनी दवाइयां और खाने के पैकेट भी मिले हैं। एक हैंडसेट और एंटीना भी बरामद हुआ है। आतंकियों के बैकपैक से 1 लाख रुपए भी मिले हैं। ये नया इन्फिल्ट्रेटेड ग्रुप है जिसमें कि इस इलाके में आया है और ज्यादा आतंकवादियों के छिपे होने की भी संभावना है। कठुआ में आतंकी हमले के दौरान जम्मू कश्मीर पुलिस के DIG और SSP भी घेरे में आ गए थे। आतंकियों ने पुलिस के दोनों अफसरों पर दर्जनों राउंड फायरिंग की थी, लेकिन बुलेट प्रूफ गाड़ी होने की वजह से DIG और SSP को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। यहाँ पे आप गोलियों के साफ तौर पे निशान जो है वो यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पे तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि इस वाहन को अब लेकर जो है वो जाया जा रहा है और लगातार जो सुरक्षा बल है इस वक्त भी कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। ये वही वाहन है जिस पर आतंकियों की तरफ से फायरिंग की गई थी। जम्मू कश्मीर में बढ़ती आतंकी घटनाओं के बीच सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। जम्मू कश्मीर में पिछले 3 दिन में 3 आतंकी घटनाएं हुई हैं। रियासी में आतंकियों ने श्रद्धालुओं से भरी बस पर हमला किया, तो वहीं डोडा और कठुआ में भी आतंकियों ने अलग अलग वारदातों को अंजाम दिया। जम्मू कश्मीर में बढ़ती आतंकी घटनाओं के बीच फारूक अब्दुल्ला ने एक बार फिर पाकिस्तान से बातचीत की वकालत की है। I have always told you, terrorism is not going to end unless there is understanding between the two nations. Terrorism will continue and we have to face it. फारूक अब्दुल्ला के इस बयान पर जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष रविंद्र रैना ने सख्त प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने आतंकियों को उन्हीं की भाषा में जवाब देने की बात कही है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को आतंकवादियों के प्रति जो वो सहानुभूति जता रहे हैं वो बंद करना चाहिए और आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो इसका समर्थन करना चाहिए। जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले में छिंदवाड़ा के कबीर दास उइके शहीद हो गए। कल उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। कठुआ में हुए आतंकी हमले में कबीर दास उइके बुरी तरह से जख्मी हो गए थे। आनन फानन में उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। CRPF कांस्टेबल कबीर के शहीद होने के बाद परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं पूरा इलाका गमगीन है। छिंदवाड़ा में बताया गया कि जैसे मुठभेड़ में शहीद हो गए। कल बात हुई थी। क्या बात हुई? कल ऐसे ही नॉर्मल बात हुई थी।
अच्छा, वो कब आने वाले थे वापस? वो छुट्टी अभी बहुत जल्द, मतलब 16-17 कुछ बता रहे थे कि नेक्स्ट छुट्टी निकलने वाला है। 20 दिन की छुट्टी लेकर कुछ दिन पहले ही कबीर दास उइके अपने घर आए थे। हाल ही में उनका भोपाल ट्रांसफर हुआ था। कुछ दिन बाद वो अपने घर के पास ही आने वाले थे, लेकिन उससे पहले कठुआ में हुए आतंकी हमले में शहीद हो गए। क्वार्टर ले लिए थे, बच्ची को ले जाने वाले थे। अच्छा, हमने कहा भैया चल जाने हैं, तो बोले छुट्टी लेके आने वाले थे और ये समस्या हो गई, तब क्या कह रहा हूँ उसके बाद। शहीद जवान कबीर दास उइके 4 भाई बहनों में सबसे बड़े थे। उनके छोटे भाई खेती करते हैं। कबीर की सैलरी पर पूरा परिवार निर्भर था। और जम्मू कश्मीर में लगातार हो रहे आतंकवादी हमलों को लेकर राहुल गांधी और भगवंत मान ने भी केंद्र सरकार पर हमला बोला है। आतंकी हमलों को लेकर राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर अपना गुस्सा जाहिर किया है। सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा है, रियासी, कठुआ और डोडा में पिछले 3 दिनों में 3 अलग अलग आतंकी घटनाएं हुई हैं, लेकिन प्रधानमंत्री अब भी जश्न में मग्न हैं। देश जवाब मांग रहा है, आखिर बीजेपी सरकार में आतंकी हमलों की साजिश रचने वाले पकड़े क्यों नहीं जाते? पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी घटना पर सख्त प्रतिक्रिया देते हुए शहीद जवान को श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है, दुखद खबर मिली है कि जम्मू कश्मीर के कठुआ और डोडा में आतंकी हमले के दौरान सीआरपीएफ का एक जवान शहीद हो गया और 2 जवान घायल हो गए। आतंकियों ने सेना के ऑपरेटिंग बेस को निशाना बनाकर इस घटना को अंजाम दिया। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने गुस्सा जाहिर करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा है, कल रात डोडा में हुए कायरतापूर्ण आतंकी हमले की निंदा करती हूँ। ये बहुत बड़ी चिंता की बात है कि सिर्फ 72 घंटों के भीतर 3 आतंकवादी घटनाएं हुई हैं। आखिर सुरक्षा में चूक क्यों हो रही है? घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करती हूँ। और आतंकी हमलों पर बीजेपी नेता कविंद्र गुप्ता ने कहा कि आतंकियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। वहीं आरजेडी सांसद मनोज झा ने घाटी में सुरक्षा इंतजामों पर सवाल उठाए। इस प्रकार की हत्या करना ये अपने आप में बड़ा दुखद है। सुरक्षा बल अपनी रणनीति बनाते हैं समय समय पर और उसी के आधार पर यहाँ पर शांति व्यवस्था पहले भी बनी है, लेकिन जब इस प्रकार की घटनाएं होती हैं तो निश्चय ही चिंता का विषय रहते हैं। सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं, मुझे लगता है जल्द इसमें कामयाबी भी मिलेगी और आइंदा इस प्रकार से कुछ ना हो उस पर भी कोशिशें चल ही रही होंगी। बार बार कह रहा हूँ, ये जो लोग शहीद हो रहे हैं हमारे अपने, इसके वो एक कहानी की ट्रेल छोड़ते हैं। आप क्या करेंगे? गृह मंत्री या रक्षा मंत्री आप जाकर के माल्यार्पण कर देंगे, आपकी इतिश्री हो जाती है, परिवार का चिराग बुझ जाता है। बड़ी बड़ी बात यूं सीना ठोक के बोलने से बात नहीं होती है। जमीन पे आपकी पहलकदमियां नाकाफी हो रही हैं। कब तक ऐसा होता रहेगा? ये सिलसिला खत्म क्यों नहीं हो रहा है? कहीं तो अकाउंटेबिलिटी तय होगी। बक हैज टू बी स्टॉप समवेयर। कौन है रिस्पॉन्सिबल? एक शपथ ग्रहण में है बैठे हुए, मैंने अभी तक प्रतिक्रिया भी नहीं देखी। ऐसे चलेगा देश? और जल संकट के बीच दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने दिल्ली जल बोर्ड और टैंकर माफिया के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। इस शिकायत में आम आदमी पार्टी के खिलाफ भी कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। दिल्ली पुलिस कमिश्नर को दी गई शिकायत में दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद दिल्ली में टैंकर माफिया का वर्चस्व बढ़ गया है, जिसकी वजह से दिल्ली के लोग पानी के लिए त्राहिमाम कर रहे हैं। देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा है कि अगर टैंकर माफिया पे कार्रवाई की है तो बताएं। अब मैं देखना चाहूँगा कि ये दिल्ली सरकार क्या बताती है। ये तो बताएंगे कि इनकी सरकार आने से पहले टैंकरों की संख्या कम थी, इसके बाद बढ़ाई गई, तो इन्होंने तो टैंकर माफिया को पालने का काम किया। तो मैं चाहूंगा कि इनका जवाब क्या है। आम आदमी पार्टी का दावा है कि टैंकर माफिया पर लगाम लगाने के लिए सरकार टेंडर निकालती है और इनकी मनमानी पर रोक लगाने के लिए समय समय पर एक्शन भी लेती है। अब ये थोड़ा मिक्स चीजें हैं, ये ठीक है। लगाव के लिए हम केजरीवाल साहब के नेतृत्व के अंदर हमने एक टेंडरिंग प्रोसेस शुरू की थी कि जिस प्रकार से फूड्स जो आपका राशन सप्लाई का सिस्टम हमने तंदुरुस्त कर दिया दिल्ली के अंदर। आज एक एक दाना राशन का सब जनता तक पहुंच रहा है। महाराष्ट्र के नासिक में डैम निचले स्तर पर पहुंच गए हैं। 7 डैम पूरी तरह से सूख चुके हैं।
उत्तर और मध्य भारत में आसमान से बरस रही आग ने आम लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। राजधानी दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र के नासिक तक पानी की भारी किल्लत हो गई है। भीषण गर्मी के चलते बांधों में पानी निचले स्तर तक पहुंच गया है। ये गोदावरी नदी है। नदी का जल स्तर घट गया है। नदी का बड़ा हिस्सा खाली मैदान में बदल गया है। गोदावरी नदी पर बना ये गंगापुर बांध है। बांध में पानी का नामो निशान नजर नहीं आ रहा। गंगापुर बांध से सिंचाई के अलावा पीने के पानी की सप्लाई नासिक और आसपास के शहरों को होती है, लेकिन पानी का स्तर गिरने से अब प्रशासन केवल पीने के पानी के लिए ही सप्लाई कर रहा है। नासिक में गोमती, गोदावरी, कश्यपी समेत 7 बांधों में जल का भंडारण शून्य तक पहुंच गया है। गंगापुर बांध में केवल 19% जल भंडारण शेष है। मौसम विभाग के मुताबिक तापमान लगातार 40 डिग्री के ऊपर बना हुआ है, जिसकी वजह से वाष्पीकरण तेज हो गया है। घटते जल स्तर का ये बड़ा कारण है। इसके अलावा गर्मी की वजह से पानी की मांग भी बढ़ गई है। नासिक सहित पूरे इलाके के लोग मानसून के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बारिश से ही बांध भी भरेंगे और लोगों को गर्मी से राहत भी मिलेगी। हिट एंड रन केस की वजह से सुर्खियों में रहे पुणे में एक और सड़क हादसा सामने आया है। उधर मुंबई में एक सड़क दुर्घटना में ट्रेलर ड्राइवर की मौत हो गई। पुणे से खौफनाक सड़क हादसे का एक और मामला सामने आया। हादसे के बारे में कुछ बताएं उससे पहले ये वीडियो देखिए। वीडियो की शुरुआत में सब कुछ सामान्य नजर आ रहा है। एक लड़की फोन पर बात करते हुए सड़क के किनारे चलती हुई दिखी और कुछ ही दूरी पर जाकर जब लड़की बात करते हुए रुक गई तो लड़की ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, एक तेज रफ्तार कार उसने अपने ओर आती देखी और खुद को बचाने के लिए वो भागने लगी। इससे पहले कि लड़की कुछ कर पाती, तेज रफ्तार कार ने उसे खदेड़ दिया और एक दीवार से जाकर टकरा गई। खबर है कि हादसे में लड़की की जान तो बच गई, लेकिन वो गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसा 23 मई का बताया जा रहा है। पुणे के हिंजेवाड़ी इलाके में हुए हादसे का सीसीटीवी वीडियो अब सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। सड़क हादसे से जुड़ी दूसरी खबर मुंबई से है, जहां ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर बिल्डिंग मटेरियल ले जा रहा ट्रेलर डिवाइडर से जा टकराया। हादसे में ट्रक ड्राइवर की मौत हो गई। आज कई राज्यों में आगजनी से भरी बहुत सारी खबरें सामने आई, जिसमें बहुत नुकसान हुआ है। किन वजहों से आग लगी है, 60 सेकंड में पूरी रिपोर्ट देखिए। भीषण आग की ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के विदिशा से आई हैं, जहां एक केमिकल फैक्ट्री में सुबह सवेरे आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही देर में इसने पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया। 8 से 10 किलोमीटर दूर तक धुएं के इस गुबार को देखा गया। फिलहाल आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो सका। तस्वीरें यूपी के मुजफ्फरनगर की हैं, जहां एक कार के शोरूम में भीषण आग लगी। आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। दमकल विभाग की कई गाड़ियों ने बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया। आग लगने का कारण जो वजह है, जो बताया जा रहा है, जो मौके पे लोग थे और जो उनके मालिक मकान लोकल लोग थे जो मौके पे थे, उनका ये कहना था ये जो इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट या एसी के कारण। उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। तस्वीरें नैनीताल के हिमालय दर्शन के जंगलों की है, जहां भीषण आग लगी और उसे बुझाने की कोशिशें जारी हैं। अगली तस्वीर जम्मू कश्मीर के राजौरी की, जहां कंडीबंज क्षेत्र में इन दिनों आग लगी हुई है और आग में जंगल को भारी नुकसान पहुंचा। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया। फौरन होते हैं हाजिर कुछ और अहम खबरों के साथ।